नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार। चलिए, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस फेसबुक प्रोफाइल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा प्रकाशित किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल प्रश्न पत्र जो है सेशन 2024-25 यानी सत्र 2024-25 का, उसका एक सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स का, और ये कक्षा यानी क्लास 10th का है। इसमें फुल मार्क्स होंगे 80 और इसके लिए हमको टाइम मिलेंगे 3 आवर्स यानी 3 घंटा। एक बात बता दें कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि क्या करें ना करें, पूरा घबराहट हो जाती है। तो आप दिशा निर्देश जो होता है उसको आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और उस कंडीशन में आप जल्दी जल्दी सवाल को हल करने के चक्कर में क्या कर देते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो आज हम आपके लिए दिशा निर्देश के साथ साथ इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको भी हम आपको हल करने सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो दिशा निर्देश है वो क्या कहता है उसके बारे में हम विचार करेंगे। एक एक करके आपको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, समझाते हैं, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा तो वो समस्या से पहले आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली किए हुए रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन हमारे सामने दिया हुआ है जिसको हम लोग निर्देश कहते हैं, उसमें फर्स्ट नंबर जो निर्देश है उसमें कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। जो भी एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी होंगे उनसे कहा गया है किसके द्वारा, जैक बोर्ड के द्वारा, जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसके द्वारा, कि जो भी परीक्षार्थी हो वो अपना उत्तर यथासंभव अपने ही शब्दों में दें। अगर आप किताबी लैंग्वेज लिखते हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर कटे। आप पढ़े लिखे हैं, आपके उसके बारे में जानकारी है, तो आप प्रयास करें कि उसको अपने शब्द में ढाल करके लिखें, किताबी भाषा में लिखने का प्रयत्न न करें। ऐसा निर्देश दिया गया है जैक बोर्ड के द्वारा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सोच समझ करके पूरी तरह से किताबी भाषा का यूज न करेंगे। दूसरा निर्देश में कहता है इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। कुल मिलाकर के इस प्रश्न पत्र में कितने खंड मिलेंगे आपको? 4 खंड मिलेंगे, जिसमें पहला खंड का नाम ए होगा, दूसरा का बी होगा, तीसरा का सी और चौथा खंड जो होगा उसको डी बोलेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 52 होगी, यानी चारों खंड मिलाकर के, और हमें 52 प्रश्न दिए जाएंगे। अब तीसरा नंबर जो निर्देश है उसमें क्या कहता है, इसमें कहा खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला खंड ए जो होगा उसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और वो तीसों जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। अर्थात यहाँ पे बोला प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए हुए होंगे, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। आगे कहा इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। कोई 4 विकल्प जो दिया गया है उन चारों विकल्प में से एक विकल्प जो होगा वो आपका सही होगा और उसी विकल्प को आपको चुनना है, गलत विकल्प को बिल्कुल नहीं चुनना है। दूसरी बात, ये 30 जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो 30 प्रश्न का याद रखिएगा, हर एक प्रश्न का एक एक नंबर दिया जाएगा। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत अगर उत्तर देते हैं तो उसके लिए 0 नंबर तो निर्धारित है ही शुरुआत से ही। चलिए आगे बात करते हैं चौथा निर्देश का। तो चौथे नंबर निर्देश में क्या कहता है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा करके ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज एकदम ध्यान पूर्वक समझिए। चूंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो उस समय अकबकाहट बहुत ज्यादा हो जाता है और इसी अकबकाहट को दूर करने के लिए हम आज आपको ये दिशा निर्देश दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आपको आगे जाकर के समस्या हो ही नहीं, उसी समस्या को दूर करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, चौथा जो दिशा निर्देश है उसमें
खंड बी में प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। मतलब इसमें ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें एक शब्द में उत्तर देना हो या फिर छोटा मोटा क्वेश्चन का उत्तर बनाना पड़ेगा आपको। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें टोटल मिलाकर के आपको खंड बी में 8 प्रश्न होंगे और उन 8 प्रश्न में से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 प्रश्न को ही हल करना है। तो आपको जो 6 प्रश्न समझ में आएगा, जो आपको बनाने आता होगा उसको आपको बनाना है, और अगर नहीं बनाने आता है तो 2 प्रश्न को जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आगे बढ़िए। फिर कहता है प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। तो खंड बी में जो भी आपके पास 8 प्रश्न हैं, उन 8 प्रश्न के 2-2 अंक निर्धारित हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको 8 प्रश्न बनाने नहीं है, आपको बनाने हैं 6 प्रश्न, और 6 प्रश्न में से सबका 2-2 अंक निर्धारित है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप खंड बी के सभी प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको मिलेंगे 12 अंक। अब चलिए सेक्शन सी जिसको हम लोग खंड सी कहेंगे, उसमें खंड सी में प्रश्न संख्या 39 से 46 लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात उठता है कि 39 से लेकर के 46 तक, मतलब कुल मिलाकर के 8 प्रश्न इसमें भी हैं। अब कहता है इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब टोटल मिलाकर के आपके पास 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 प्रश्न को ही बनाना है, 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है। अब आगे बात करते हैं। इसी में कहता है प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। यानी प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 3-3 अंक के होंगे, और इन 3-3 अंकों के हिसाब से अगर हम बात करें कि इस खंड में अगर हम सभी प्रश्नों को हल कर दें तो कितना अंक हम प्राप्त कर पाएंगे। टोटल 8 प्रश्न है, जिसमें आपको 8 के 8 प्रश्न हल नहीं करने, आपको सिर्फ 6 प्रश्न का उत्तर देना है, और 6 प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 3 अंक निर्धारित है। मतलब 6 तिया 18 अंक यहां से मिल जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं ऑप्शन सी का। तो सेक्शन सी जो है, सेक्शन डी जो है, जिसको हम लोग खंड डी कहेंगे, उसमें कहा में प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा बनेगा, साथ ही साथ बनाने में टाइम भी आपका ज्यादा जाएगा। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल 5 प्रश्न होंगे इस खंड डी में, लेकिन आपको बनाने हैं सिर्फ 4 ही प्रश्न। 5 प्रश्न जो आपको दिए जाएंगे उसमें से अगर 4 प्रश्न का हल आप कर पा रहे हैं तो ठीक, और नहीं कर पा रहे हैं तो 5 में से कोई 4 ही आपको हल करना है। एक जो नहीं बन रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। मतलब सभी प्रत्येक प्रश्न जो 4 प्रश्न आप बनाएंगे उन सभी के लिए आपको 5-5 अंक मिलेंगे। अगर आप पूरे सही सवाल का उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे कुल मिलाकर के 25 नहीं, 4 प्रश्न बनाने हैं, 1 अंक का 5 नंबर है, 1 प्रश्न का 5 अंक है, तो कुल मिलाकर के 5 20 नंबर आपको ये खंड डी दे देगा। उम्मीद है आपको दिशा निर्देश तो समझ में आ गया होगा। अगर दिशा निर्देश समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसी दिशा निर्देश को समझ करके जब एग्जाम हॉल में जाएं तो उनको भी किसी भी प्रकार का समस्या न हो, तो इस लिंक को उनके पास भी शेयर कर दें, ताकि जब एग्जाम हॉल में जाएंगे वो तो आपको भी दिक्कत ना हो, उनको भी दिक्कत ना हो, और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अब ये दिशा निर्देश समाप्त होने के बाद हम जितने भी 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन 30 बहुविकल्पीय प्रश्न को धीरे धीरे एक एक करके आपको हल करके बताने का प्रयास करते हैं। एक एक सवाल को हल करेंगे और एक एक सवाल को हल करके इसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम सामने आपका कमेंट भी देखेंगे और आपके कमेंट को समझने का भी प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं सेक्शन ए, जिसको खंड क कहा गया है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ एक क्वेश्चन का 1 नंबर और कुल मिला के 30 क्वेश्चन है, तो टोटल मिलाकर के 30 अंक के ये सेक्शन ए यानी खंड क है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 1 का। तो पहला नंबर सवाल में कहता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक हैं। आपको शून्यक पता करना है कि शून्यक क्या होगा। तो एक बात बता दें, या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को इसमें रख दें,
तब भी अगर 0 दे देता है तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को नहीं रखते हैं उसमें, तो आप हल करने सीखिए। तो आइए हम आपको हल करने सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इधर लिख करके आपके सामने बनाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहां बोला हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 27। जब एक्स स्क्वायर माइनस 27 दिया हुआ है तो इसको हमको हल करना है। तो हल करने के लिए याद रखिएगा, जब भी आपको शून्य ज्ञात करना होगा तो पी एक्स का मान 0 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? पी एक्स बराबर 0 लेना पड़ता है। तो पी एक्स बराबर हम 0 लेंगे। तो जब भी आप पी एक्स बराबर 0 लीजिएगा तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर हम पी एक्स बराबर 0 ले लें, पी एक्स बराबर 0, याद रखिएगा इसको आपको बना करके नहीं दिखाना। अगर आप जल्दी से जल्दी बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मन में अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कॉपी में अलग रफ आपको मिलता है, उसमें आप बना सकते हैं। अब पी एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर ये जो आप 27 माइनस में देख रहे हैं बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 27 होगा। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 27 है तो एक्स बराबर क्या होगा? एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 27, क्योंकि जब बराबर के इस तरफ से स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस तरफ रूट चढ़ जाता है। अब आगे बात करें कि अगर हम एक्स का वैल्यू चाहते हैं तो ये जो 27 है उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 27 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें? तो ध्यान दीजिएगा, 27 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 9 कटेगा 3 से, 3 बार में। अब आप बताइए कि जब भी हम रूट के अंदर ये तीनों 3 को लिखेंगे, 3 गुने 3, तो बताइए जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक्स का वैल्यू हमारे पास होता क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 ठो जो 3 आप देख रहे हैं उसके बदले एक 3 बाहर निकल जाता है और अंडर रूट के अंदर ही एक 3 रह जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, जोड़ा के हिसाब से बाहर निकलता है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों को दिखाता है, यानी इसके बगल में प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो आपका फाइनली आंसर आ गया कितना? आप देख सकते हैं यहाँ फाइनली आंसर आ गया एक्स बराबर प्लस माइनस 3√3। और ये कहाँ है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं बी, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे सवाल नंबर 2 का। दिक्कत हो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के पूछेंगे, बिल्कुल शर्माएंगे, डरेंगे नहीं। जो भी आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप तुरंत पूछेंगे। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आप याद रखिएगा इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए कभी भी प्रयास कीजिएगा कि अपने साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ध्यान से समझते चलिएगा। कहता है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक या शून्य होते हैं? शून्य का मतलब यहाँ शून्यक बोला गया है। हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा क्या कि अगर आप कभी देखे होंगे कि इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ रहता है और ये आपका एक्स अक्ष होता है, इधर एक्स डैश होता है, ऊपर में वाई होता है और नीचे वाई डैश होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स अक्ष को वक्र कोई काटता है और एक्स अक्ष को 3 जगह प्रतिच्छेद करता है तो बताइए उसका शून्य कितना होता है? 3 होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि इसमें शून्यकों की संख्या 3 दिया गया है। अब बात करेंगे अगले सवाल का। तो अगला सवाल जो आपके सामने है देख सकते हैं आप, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर होता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और अनंत परिमेय संख्या देखिए यहाँ ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ करके आपको समझाते हैं कि आगे का प्रश्न आपके सामने क्या है
और आपको उसका हल कैसे करना है, कैसे आप उसको हल करके और नंबर पा सकते हैं। तो आइए देर ना करें और चलें क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दो क्रमिक मतलब लगातार सम संख्याओं का HCF यानी मसा क्या होगा। ऑप्शन ए में कहा 1, ऑप्शन बी में कहा 2, ऑप्शन सी में कहा 3, ऑप्शन डी में कहा 5। अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है एक भी क्वेश्चन को बनाने में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा ठीक से थोड़ा। आइए दिखाते हैं। मान लीजिए दो सम संख्या बोला ना, दो लगातार सम संख्या बोला ना, दो लगातार सम संख्या लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं एक ठो 2 और एक 4। देखिए लगातार दो सम संख्या है। अब ये जो दो लगातार सम संख्या 2 और 4, इसका हमको HCF निकालना है। तो हम जानते हैं कि छोटा वाला से बड़ा वाला संख्या में भाग दिया जाता है। सॉरी 5 लिख दिए, लिखना है हमको 4। ध्यान दीजिएगा, यहां हम 4 में अगर भाग करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 2 दूनी की 4। तो याद रखिएगा जिससे वो अंतिम कंडीशन में कटता है वही आपका HCF होता है। तो HCF कितना आ गया, 2। अब थोड़ा सा और देखते हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हाँ सर आप तो 2 और 4 ले लीजिए छोटका, यानी और बड़ा लेकर के देखिए। तो चलिए बड़ा लेकर के देखते हैं। मान लीजिए 10 और 12 ले लेते हैं। देखिए 10 भी एक सम संख्या है और 12 भी एक सम संख्या है। ये दोनों सम संख्या हैं और वो भी लगातार है। अब इसका HCF क्या होगा उसको समझते हैं। तो अगर हम 10 से सबसे पहले 12 में भाग देते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए, 10 एकम 10 एक बार जाएगा और घटाने के बाद मिलेगा 2, और जब 2 से हम इसी 10 में भाग लगाते हैं तो 2 पचे 10, 5 बार में तो ये कट गया। अगर 5 बार में कट गया तो किससे अंतिम बार कटा, 2 से, इसीलिए HCF आपका क्या हो गया, 2। तो आप देख रहे हैं ना हर कंडीशन में आपका 2 आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, 2। क्लियर। अब चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 5 का। 5वां नंबर सवाल में क्या कहता है उसको सुनिए। दो चरों XY में रैखिक समीकरण AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, मतलब कई गो अधिक से अधिक हल निकाला जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा अनंत, अनगिनत हल निकाले जा सकते हैं। और ये है आपका ऑप्शन किसमें, सी में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करेंगे आगे, अगला सवाल को लेकर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठा नंबर सवाल में क्या कहता है। कहता है असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। कहने का अर्थ यह है कि असंगत समीकरण, असंगत समीकरण कौन होता है, जिसमें मान निकाला ही नहीं जा सकता, तो वो कहलाता है असंगत। अब अगर हम बात करें असंगत का, तो असंगत युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो याद रखिएगा चाहे वो कोई भी समीकरण हो उसके लिए हमारे पास 2 रेखाएं होती हैं, और वो जो 2 रेखाएं होती हैं वो दोनों रेखाएं या तो समपाती होती हैं या फिर समांतर होती हैं या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ऐसे, तो ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा हो गया समांतर रेखा और तीसरा हो गया समपाती, मतलब इसी पर दोनों के दोनों एक ही पर है। अब हम ये बताना चाहेंगे कि अगर एक बार प्रतिच्छेद करता है, एक ही पॉइंट पर अगर ये कटता है, तो इसका हल जो होता है वो एक होता है, एक हल होता है इसका, एक हल। अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। क्लियर। और अगर समपाती है तो अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि संगत किसको कहते हैं और असंगत किसको कहते हैं। संगत उसको कहा जाता है जिसका हल हो। तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिच्छेदी रेखा है उसका हल होगा, अनेक हल होगा यानी संपाती होगा तब, लेकिन कोई हल कब नहीं होगा, जब समांतर होगा रेखा तब। तो समांतर में अगर कोई हल नहीं निकल रहा है इसका मतलब ये असंगत है। तो असंगत वाले के लिए कौन होगा, समांतर। तो समांतर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब आगे बात करें अगले प्रश्न का। ये देखिए सवाल नंबर 7 को कहा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है। क्या है इसका मूल। तो याद रखिएगा इस तरह का प्रश्न जब आएगा तो आप बिल्कुल बेधड़क, आपको विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को डायरेक्ट इसमें पुट कीजिएगा x के स्थान पर।
अगर उसका मान शून्य के बराबर आ जाता है, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ शून्य है, अगर शून्य के बराबर आ जाता है तो आप 100% श्योर हो जाएं कि वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। एक्स स्क्वायर हम पहले लेते हैं किसको, ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में आपका 0 दिया गया है, तो ऑप्शन ए को ही लेकर के हम चलते हैं। मान लीजिए अगर ऑप्शन ए बराबर 0 दिया हुआ है तो 0 को ही हम x के जगह पर रखेंगे। 0 का स्क्वायर करना होगा, फिर माइनस 3 इंटू 0 और फिर प्लस में क्या आएगा 2। इसको हल करते हैं तो आ जाएगा आपका 0 माइनस 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा और प्लस में 2। इधर का तो सब खत्म हो गया, 0 0 बचा 2। तो हमको लाना क्या था, देखिए बराबर में 0 लाना था, आया 2। तो 0 लाना था, 0 आया नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात करेंगे दूसरा ऑप्शन का। दूसरा ऑप्शन में जो मान है उसको हम रखेंगे। एक बात बता दें, आपको टाइम नहीं लगेगा, आप मन में रख करके आप देखिए एकदम तुरंत बन जाएगा। अब -1 रखना है तो हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रखें -1 तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर था। फिर -3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर क्या है -1 तो -1 रखेंगे। फिर प्लस में है आपके पास 2। अब इसी को हल कर दीजिए, कुछ नहीं करना, -1 का स्क्वायर कीजिए 1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा और प्लस में आपका 2। अब आप जोड़ करके देखिए 3 3 2 5 और 1 6, हमको लाना था 0 आ गया 6, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत। अब चलिए हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ऑप्शन सी के बारे में, कि ऑप्शन सी सही होगा क्या। तो 2 रखना है ना इसमें, तो 2 रख करके देखते हैं। तो अगर हम 2 रख करके देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बढ़ाते हैं इसको ऊपर ताकि नीचे स्थान खाली हो जाए और हम आसानी से आपको समझा सकें। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास x के स्थान पर रखना है 2, तो चलिए रखते हैं। तो अगर हम x के स्थान पर 2 रखते हैं तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर -3 इंटू एक्स के स्थान पर 2 रखना है, रख दिए। फिर प्लस में क्या है 2, यहाँ देखिए प्लस में 2 भी है तो 2 लिख दिए। अब इसी को हल कीजिए, 0 आता है क्या, 2 दूनी की 4 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 2। अब ये 4 और ये 2 मिलकर के हो गया 6 और माइनस में भी आ गया 6, 6 से 6 कट के क्या हो जाएगा 0। अब आप देखिए 0 आ गया ना, बराबर के उधर 0 भी चाहिए था और 0 मिल भी गया, इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने साथ साथ अपने सहपाठियों को भी, अपने दोस्तों को भी ये जो लिंक है उसको शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें और एग्जाम दे करके आए तो वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। आइए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। कहता है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन में दे दिया 15 17, दूसरा ऑप्शन में दे दिया 9 11, ऑप्शन 3 में दे दिया 13 15 और ऑप्शन डी जो है उसमें दे दिया 11 13। देखिए एकदम आसान है, बस थोड़ा सा जानने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे कितना दे दिया, योग दिया आपका कितना 290, किसका योग, तो 2 विषम संख्याओं का। तो 2 विषम संख्या ही तो है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 विषम संख्या ही तो है और दोनों के दोनों लगातार है, लेकिन कौन इसको सेटिस्फाइड करेगा, बात ये उठता है। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290 है। तो दोनों विषम संख्या को पहले पकड़िए 15 और 17, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और जोड़ना किसको है 17 के स्क्वायर को। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो आइए सिखाते हैं। 17 का स्क्वायर करना है, पहले इस इकाई अंक वाले 7 को 7 बार गुना करेंगे, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 7 49 का 9 हासिल हो जाएगा 4। फिर ये तीनों को गुना कर रहे हैं, 2 को भी सॉरी 1 को भी 7 को भी और 2 को भी, तो 2 7 14 एकम 14 और 14 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाए सॉरी 14, तो ऐसे आ गया 2 7 14 और 4 हासिल था तो 14 और 4 18 के 8 हासिल कितना 1। अब अंतिम में जो 1 बचा हुआ है वो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 हासिल था 2, तो कुल मिलाकर के हो गया 289। तो अब इसी में हमको जोड़ देना है 289 को। अब बताइए कि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 290 आएगा, अगर 290 आएगा तो ऑप्शन ए सही हो गया, लेकिन नहीं आएगा तो नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 और ये 9 इकाई अंक को जोड़िए तो 9 और 5 14 के 4। इसके बाद क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखिए कि अंतिम में यहाँ 4 आया, क्या यहाँ अंतिम में 4 दिया हुआ था 290 में, नहीं 290 में तो 0 है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन गलत। अब चलिए दूसरा में बात करते हैं।
दूसरा ऑप्शन की। तो दूसरा में क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो चलिए लिख लेते हैं 81। फिर चलिए 11 का क्या होता है 121, तो लिखेंगे 121 और दोनों के जोड़िए, एक और एक, एक और एक, दो। देखिए इकाई के स्थान पर 2 आ गया, जबकि यहाँ इकाई के स्थान पर 0 चाहिए हमको 290 में, जीरो जीरो नहीं ना आया, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत। अब चलते हैं ऑप्शन सी के पास। तो ऑप्शन सी में 13 का स्क्वायर, पहले 13 का स्क्वायर करना है फिर 15 का स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 13 13 169 और 15 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। चलिए ये रहा 225। अब दोनों को जोड़िए, 9 5 14, ले इसके अंक इकाई अंक में भी 4 आया, जबकि चाहिए कितना हमको इकाई अंक में 0, तो ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन सी भी गलत। अब बात करेंगे ऑप्शन डी का। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको मिटा लेते हैं ताकि स्थान क्लियर हो जाए, जगह बच जाए, ताकि हम आसानी से उसको बना सकें और आपको समझा सकें। यहां तक तो हम लोग देख लिए कि हमारा ऑप्शन सी तक काम नहीं आया। अब ऑप्शन डी में आइए। 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 पहला है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तो 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 9 1 10 का 0, अंक इकाई अंक तो आपको मिल गया 0 और यहाँ भी 290 में था 0, अभी तक ठीक है। 6 2 8 और एक हासिल 9, एक और एक 2 यानी 290। 290 किस में आया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इतना बनाने का जरूरत ही नहीं है आपको, इतना बिल्कुल नहीं बनाना। तो क्या करना है देखते देखते बना देना, मतलब आपको सिर्फ वहां देखना है और देख करके बना देना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ देखना है और देख देख करके, ऐसे ही समझिए ना। 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, दोनों को जोड़ करके देखेंगे 290 आया कि नहीं, अगर आया तो ठीक हो, नहीं आया तो तय काम से। उसी तरह से हर एक सवाल के बारे में आपको सोचना है। चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आगे। अगला सवाल को आपको बताते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, लाइक के साथ साथ अगर आप अपने दोस्तों को भी चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं तो लिंक को शेयर जरूर करें। नामा सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन एपी यानी समांतर श्रेणी में है, कौन सा समांतर श्रेणी में है इसको पता करना है। ऑप्शन ए में क्या दे दिया, ऑप्शन ए में दे दिया 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, बी में दे दिया 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट, फिर कह दिया सी में -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन डी में दे दिया 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। अब थोड़ा सा गौर करना है, क्या गौर करना है, क्या समझना है, तो ध्यान दीजिए। हर बार जो बाद वाला संख्या है वो पहले वाले संख्या से बराबर अंक बढ़ना चाहिए, बराबर बढ़ना चाहिए, यानी दोनों के बीच का अंतर जो होना चाहिए वो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो थोड़ा सा गौर करके देखिए, ये यहाँ 2 है और 2 के बाद 4 आया, तो 2 से कितना बढ़ा 2 और 2 4, 2 बढ़ा। लेकिन 4 के बाद जो 8 बढ़ा वो 4 से 4 बढ़ गया, याद रखिए। जब 2 से 2 बढ़ा था तो 4 से भी 2 ही आगे बढ़ करके 6 होना चाहिए था, जबकि 8 हो गया, इसीलिए ये ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो गया। जब भी बढ़ेगा तो बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। आगे दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में देखते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं 1 से 3 हुआ, कितना बढ़ा 2, और 3 के बाद आ गया 9, कितना बढ़ गया 6। आइए फर्स्ट में बढ़ा 2 और दूसरे में बढ़ गया 6, जबकि बढ़ना कितना चाहिए था, बार बार 2 ही बढ़ना चाहिए था, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना था। तो ये भी आपका ऑप्शन बी गलत हो गया। अब आइए ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी में आप इसको देखिए -10 में कितना बढ़ाया गया कि -6 आया, तो 4 बढ़ाया गया। अब आप सोच रहे होंगे हाँ बढ़ाया गया, देखिए तो -10 में से 4 बढ़ा दे रहे हैं, तो एक में प्लस है एक में माइनस, तो घटेगा, 10 में से 4 खर्च हो गया, 6 चिन्ह माइनस का, देखिए -6 आया है, बिल्कुल सही। अब चलते हैं, तो -6 में कितना जोड़ा गया कि -2 आ गया, तो -6 में देखिएगा प्यारे फिर से आपका 4 ही जोड़ा गया है, और जब फिर से 4 जोड़ा गया तो अब की बार आ गया -2। पूछिए कैसे, एक में माइनस एक में प्लस, दोनों में घटेगा, तो 6 में से 4 खर्च 2, बढ़का के चिन्ह माइनस, -2 देखिए है, हर बार 4 जुट रहा है। फिर इसमें भी 4 जोड़ करके देखिए, इसमें भी 4 जोड़ दिए तो क्या 2 आ रहा है, तो देखिएगा एक में प्लस एक में माइनस, 4 में से 2 खर्च 2, चिन्ह बढ़का का यानी प्लस वाले का, तो 4 के जगह पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ 2 के साथ आएगा, यानी 2 प्लस में रहेगा, 2 प्लस में है, यानी हर बार इसमें 4 बढ़ रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी का कि शायद ये भी होता, तो देखिएगा 1 से 4 बना, 1 से 4 बना तो कितना बढ़ा 3, और 4 से फिर 9 बढ़ गया, सॉरी 4 से 9 हो गया, इसका मतलब 5 बढ़ गया। फर्स्ट में 3 बढ़ा और दूसरा बार में 9 बढ़ गया, 3 बढ़ना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन डी भी आपका बिल्कुल गलत उत्तर हो गया।
अब बढ़ेंगे आगे, देखते हैं सवाल नंबर 10 को। तो सवाल नंबर 10 में क्या कहा उसको समझिए। इसमें कहता है 1, 4, 9, 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान क्या है। तो 18वां पद का मान क्या है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए में कहता है 50, बी में कहता है 45, सी में कहता है 52 और डी में कहता है 35। देखिए एकदम मत डरिएगा, एकदम नहीं, आप हमारे साथ हैं, एकदम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आए बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल इजी। तो सबसे पहले आपको इसमें चाहिए ए मतलब प्रथम पद, फिर चाहिए आपको डी यानी सर्वांतर, और एन। अगर इतना चीज है तो कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें दिया है हमारे पास एपी, जो दिया हुआ है वो एपी क्या है उसको समझिए। एपी के रूप में हमारे पास दे दिया 1, 4, 7, 10, डॉट डॉट डॉट, इतना दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि 18वां पद क्या होगा। मतलब अगर हम बोले कि ए क्या होगा तो प्रथम पद को ए कहा जाता है, ए बराबर आ गया 1। अब हमको डी चाहिए, तो डी बराबर होता क्या है, तो दूसरका पद में से पहिलका पद को घटाया जाता है, मतलब 4 में से 1 को घटाएंगे तो मिलेगा 3, यानी ए बराबर आपका कितना आ गया 1 और डी बराबर मिल गया 3। अब एन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 18, क्योंकि 18वां पद ही निकालना है, तो एन बराबर दे दिया 18। अब आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 18वां पद निकालना है। 18वां पद को हम लोग जानते हैं कि A18 बोला जाता है। 18वां पद को क्या बोलते हैं A18। अब A18 का सूत्र होता है A प्लस 17D। अगर आप दूसरा पद निकालना चाहते हैं तो A प्लस डी, तीसरा पद निकालना चाहते हैं तो A प्लस 2D, 15वां पद निकालना चाहते हैं तो A प्लस 14D। इस प्रकार से बनता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर हम यहाँ पे ए के स्थान पर वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस 17 इंटू डी के स्थान पर, डी के स्थान पर कितना है, डी के स्थान पर है हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसी को हल कर दीजिए ना, आंसर आपके सामने होगा। तो 1 प्लस 17 तिया 51, 51 और 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 52, और 52 आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 11 को। एक एक बात को समझते चलिए, जहां भी समस्या होगा हम आपके साथ हैं, आप तुरंत कमेंट करें और तुरंत पूछें, बिल्कुल बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के पास पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे। पहला में दे दिया ए में 2:3, बी में दे दिया 3:4, सी में दे दिया 4:3 और डी में दे दिया 9:16। थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे कैसे इसको, एकदम आसान होता है, बिल्कुल इजी होता है। एक नियम है इसका कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज और है आपके पास ये। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ध्यान दीजिएगा इससे रिलेटेड एक नियम है क्या, कि एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, ए त्रिभुज यहाँ पे है, ये त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होता है, अगर संगत भुजा बोले ए बी तो ए बी बटा क्या हो जाएगा पी क्यू। तो ये जो ए बी बटा पी क्यू है भुजा, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप बताइए कि अगर एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का अनुपात क्या दिया हुआ है 16:9, तो 16:9 का मतलब 16/9, अनुपात का मतलब बटा होता है। अब यहाँ पे दिया ए बी बटा पी क्यू, अब थोड़ा सा सॉरी, हाँ ए बी बटा पी क्यू ना, ये पी क्यू लिखेंगे, ए बी बटा क्या हो जाएगा पी क्यू। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि इधर से स्क्वायर हट रहा है, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ेगा,
और अगर रूट चढ़ रहा है तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 बराबर ए बी बटा क्या हो गया पी क्यू। कहने का अर्थ यह है कि भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा उसका वैल्यू हो गया 4:3 और 4 देखिए 3 कौश किस में दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगला सवाल की ओर बात करें तो अगला सवाल है 12, कहता है समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। इसको समझना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी वो आपको पता करना है। थोड़ा सा गौर करेंगे, उससे पहले हम इसको मिटा दें ताकि हमारा स्थान खाली हो जाए और हम ठीक से आपको बता सकें। अगर आपको सूत्र पता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन सूत्र पता नहीं भी है तो भी हम सवाल को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हमारे पास बोला समचतुर्भुज, मान लीजिए ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, ये है हमारा समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर। अब कहता है कि इसके जो विकर्ण है वो एक है 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये है 8 सेंटीमीटर और ये जो है वो है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 8 सेंटीमीटर और दूसरा 6 सेंटीमीटर। अब बोलता ये है कि इसका भुजा का लंबाई बताइए। तो भुजा की लंबाई बताने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये विकर्ण, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं इस तरह से, ऐसे 90 डिग्री पर। चित्र बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये इस तरह से 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसको आपस में आप ऐसे मिला सकते हैं। मिला दिए तो ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। अगर समकोण त्रिभुज बनता है और एक बात और समझिए समविभाजित भी करता है, तो अगर ये पहला विकर्ण 8 था तो ये उसका आधा 4 होगा, इधर भी 4 होगा। अगर ये विकर्ण जो 6 है वो बीचों बीच कट रहा है तो इस इधर 3 होगा और इधर 3 होगा। अब आपको ये वाला भुजा चाहिए तो इस भुजा के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। यानी अगर हम कर्ण निकालना चाहते हैं, एच निकालना चाहते हैं, तो एच बराबर होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे, अंडर रूट पी का स्क्वायर, पी कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर कीजिए, प्लस बी कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर कीजिए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो देखिए ना 5 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर। समझ रहे हैं, एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। अब चलिए सवाल नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें कहता है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष जो होते हैं, मान लीजिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उसके प्रतिच्छेदी बिंदु को मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। पहला में कहा निर्देशांक, गलत। दूसरा में कहा मूल, ये भी गलत। सी में कहा निर्देशांक अक्ष, ये भी गलत। और डी में कहा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा मूल नहीं कहा जाता लेकिन मूल बिंदु जरूर कहा जाता है। तो मूल बिंदु ही आपका बिल्कुल सही है, इसमें बिंदु छोड़ दिया गया है तो मूल जो होगा वही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब आगे बात करते हैं सवाल नंबर 14 का। तो 14 नंबर सवाल में क्या कहता है सुनिएगा। कहता है एक्स अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स नहीं है वाई अक्ष है, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं। पहला ऑप्शन में दे दिया 5,0, दूसरा में कह दिया 0,5, तीसरा में कह दिया 5,-5 और डी में कह दिया -5,5। अब आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर होगा क्या। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या दिया और पूछा क्या, यही कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो हम हैं ही। आइए दिखाते हैं ये कहा क्या उसको सुनिएगा। एक हमारे पास बना दिया गया। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये आपका एक्स अक्ष है,
ये x है और ये y अक्ष है। क्लियर। अब हम ये बात कर रहे हैं कि y अक्ष से 5 इकाई युग्म है, मतलब दूर है ऐसे बोलना चाहिए था। 5 इकाई दूर x अक्ष से, y अक्ष से, तो y क्या है, यही वाला ना y है, इससे 5 इकाई दूर, मतलब 1 2 3 4 5 इकाई दूर, और x अक्ष पर, तो इसी x अक्ष पर एक बिंदु है। ठीक है, और ये जो बिंदु है उसका नाम क्या दिया हुआ है, P। यहाँ पे बोला है कि तो बिंदु P का निर्देशांक बताइए। तो याद रखिएगा, जब भी आपको निर्देशांक निकालना होगा तो यहाँ पे आपको देखना है कि x अक्ष पर वो कहाँ काटा है। तो अगर इस पॉइंट को 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, तो इसको 5 बोलेंगे। तो x अक्ष वाला पहले लिखाता है, तो x, y लिखाता है। तो आप थोड़ा सा सोच करके देखिए, अगर x, y लिखाता है तो x का वैल्यू आपके पास है कितना, 5, क्योंकि x पर तो 5 पॉइंट पर काटा गया है। और y, तो y यहाँ देखिए 0, ना तो ऊपर है ना ही नीचे, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा 5, 0। और 5, जो 0 दिया है ऑप्शन ए में, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको अगला सवाल। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर कौन सा बचा हुआ है, 15। तो 15 नंबर सवाल में आते हैं, कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसेक ए का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में कहा 4/3, ऑप्शन बी में कह दिया 3/4, ऑप्शन सी में कह दिया 3/5 और ऑप्शन डी में कह दिया 5/4। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, अब बनाते हैं आपका ये सवाल का उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। साइन ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया 3/4, ले लिए। अब एक बात बता दें आपको कि साइन ए बराबर होता है P/H, और ये दिया हुआ है 3/4। इसका मतलब हमारे पास P बराबर 3 है और H बराबर 4 है, तो हमको चाहिए क्या, B चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कौशिक ए का मान निकालने के लिए क्या करना होगा। ओहो, इतना बनाने का जरूरत ही नहीं था। साइन जो होता है वो कौशिक का उल्टा होता है, साइन जो होता है वो कौशिक का उल्टा होता है। ऐसे भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसी को हमको लिखना होता है कौशिक ए, तो कौशिक ए बराबर होता है H/P। तो H का वैल्यू हमारे पास 4 ही है और P का मान 3 ही है, तो 4/3 हो गया। या फिर यहीं पे आप साइन ए जो होता है ना वो कौशिक ए का उल्टा होता है, कौशिक ए जो होता है वो साइन ए का उल्टा होता है। तो साइन ए का मान 3/4 दिया, तो सिर्फ इसको पलट देना है, 4/3 कौशिक ए का मान हो जाएगा। तो आप कौशिक ए का मान 4/3 देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। यहीं पे आप मार सकते थे। इसीलिए अकबकाना बिल्कुल नहीं है, एकदम शांति से बनाना है। कोई भी समस्या हो एकदम पूछिए, जहां दिक्कत होगा वहां। और अगर आपको लगता है कि नहीं सही चल रहा है तो अच्छी बात है, एक एक बात को समझते चलिए और देखते चलिए। चलिए 16 नंबर सवाल में आइए, कहता है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 - साइन ए बराबर है, किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा संयम का जरूरत है। अकबकाइएगा बिल्कुल मत, हम आपके सामने हैं, सब एक एक चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। जो दिया हुआ है पहले उसको लिखने का प्रयास कीजिए। क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 - साइन ए, यही दिया हुआ है। देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ विशेष नहीं है, बस अकबकाना बिल्कुल नहीं है। देखिएगा यहाँ अगर साइन ए के रूप में तो इसको भी साइन ए के रूप में चेंज कीजिए। तो अगर सेक ए है तो हम इसको लिखेंगे 1/cos ए, क्लियर, प्लस tan ए है तो साइन ए बटा हो जाएगा cos ए। ये मन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमको तो समझाना है ना, इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है, और नहीं तो हम भी मन में करके और क्लियर कर सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम cos ए और cos ए जो हर के रूप में है उसका एलसीएम निकाले तो आ जाएगा cos ए से cos ए, एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना 1 होगा, फिर प्लस cos ए से cos ए कैंसिल, साइन ए बचेगा तो ये रहेगा साइन ए, और गुना के रूप में यहाँ पे आपके पास है 1 - साइन ए और बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब हम ये बताना चाह रहे हैं
कि ऊपर ऊपर गुना होगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कहने का अर्थ यह है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर साइन ए, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या मिल रहा है, कॉस ए। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए होता है, और बट्टा में नीचे कॉस ए है तो लिखेंगे कॉस ए। अब इस कॉस ए से ऊपर वाला एक ठो कॉस ए कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कॉस ए है, कॉस स्क्वायर ए है मतलब दो ठो कॉस ए है, तो कॉस ए एक ठो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक ही कॉस ए बचेगा। तो यही आपके पास कॉस ए जो है वही उत्तर मिला। अब आप देख लीजिए कि कॉस ए कहाँ दिया हुआ है, कॉस ए ऑप्शन बी में है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं सवाल नंबर 17 को। इसमें कहता है यदि tan a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा। तो इसके लिए तो हमको फिर से मिटाना पड़ेगा, जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक कैसे आपको बता पाएंगे, आपको समझ में भी शायद नहीं आ पाएगा, इसलिए मिटाना तो जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, मिटा दिए। अब यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको जो सवाल दिया गया, क्या सवाल दिया गया है उसको समझिएगा। यहाँ सवाल है tan a बराबर √3, यहाँ पे लिखेंगे tan a बराबर √3। तो tan a बराबर √3 दिया है, तो थोड़ा सा गौर करने की बात है कि यहाँ जो tan a है ना प्यारे, बराबर ये √3 जो आप देख रहे हैं उसको भी tan के रूप में लाइए। जब उसको tan के रूप में लाएंगे तो कितना tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ये tan और ये tan दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए a बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर। तो a का वैल्यू कितना आया, देखिए a बराबर हमको 60 डिग्री मिला, जो कौन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। एकदम इजी है, बस थोड़ा सा देखने की जरूरत है, ध्यान से समझिएगा। जो लोग पढ़े हैं, जो लोग बना चुके हैं पहले, उनको दिक्कत नहीं होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़ने के क्रम में थोड़ा ध्यान नहीं दिए हैं, तो उनको तो परेशानी होगा। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए तो हम आए हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं और बताते हैं अगला सवाल आपको। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 18 में कहता है जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया उसकी ऊंचाई बराबर हो, मतलब खड़ा एक खंभा है और उसके द्वारा जो छाया बन रहा है वो, तो खंभा की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई दोनों बराबर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान होगा। कहने का अर्थ इसका ये है, थोड़ा सा समझिएगा। ये आपका खंभा है, ये क्या है, खंभा, और इस खंभा के कारण इस जमीन पर एक छाया बना, ये छाया बन गया। कहता है कि ये खंभा और ये छाया दोनों बराबर है। मान लीजिए अगर ये 4 है तो खंभा की लंबाई 4 है या ऊंचाई 4 है, तो जो छाया की लंबाई है वो भी आपका 4 है। ठीक है, दोनों बराबर है। अब कहता है तब आप बताइए, क्या बताइए, तब बताना है कि ये वाला जो यहाँ एंगल बन रहा है थीटा, उस थीटा का मान क्या होगा, मतलब कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये जो 4 आप देख रहे हैं वो क्या है, ये कहलाता है P, और ये जो समकोण आप देख रहे हैं इसके सामने वाला ये क्या होता है, H, तो ये क्या बन गया, B, तो ये बन गया B। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए थीटा। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ रिलेशन किसका किसका है, P और B का, यानी लंब और आधार का। तो लंब और आधार आता किस में है, tan में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब P बाई B। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, tan थीटा है तो रहने देंगे, बराबर P का वैल्यू कितना है 4 और B का वैल्यू कितना है 4। आप सोच रहे होंगे कि 4 4 क्यों लिए, 2 2 ले लेते, 3 3 ले लेते, 1 1 ले लेते, कुछ भी लीजिएगा, कट के आएगा एक ही, तो कट के एक आ गया। अब बताइए tan थीटा बराबर 1, तो tan कितना डिग्री का मान 1 आता है, तो tan थीटा बराबर 1 जो है उसको हम लिख सकते हैं, 1 जो है उसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, यानी tan 45 का मान 1 होता है। तो tan और tan अगर कैंसिल हो जाए तो थीटा बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री, और यही 45 डिग्री आपका थीटा का मान दिया होगा। देखिए ऑप्शन बी में दिया है,
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ रहे हैं? अब आगे क्या कहता है 19 नंबर सवाल में, उसको समझिए। कहता है अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? कहने का अर्थ ये है, ऐसे समझिएगा, अर्धवृत्त ये हम बना दिए, ये आपका अर्धवृत्त है। अब कहता है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, व्यास से, अगर हम वृत्त पर कोण बनाएं परिधि पर, तो ये कोण कितना होता है? तो हर कंडीशन में वो 90 डिग्री होता है, चाहे जहां से भी आप बना दीजिए, कहीं से बनाइएगा तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण आपको बना करके देगा। तो यही 90 डिग्री का कोण जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 को अब समझते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। कहता है यहाँ कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी? ऑप्शन ए में दे दिया 1, ऑप्शन बी में दिया 2, ऑप्शन सी में दे दिया 3 और ऑप्शन डी में दे दिया 4। ये कहा क्या, उस पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं सबसे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बोला उसको हम आपके सामने यहाँ बना करके समझाते हैं। पहले मान लीजिए हमारे पास दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा जो वो कहा, यहाँ पे कहता है दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, तो दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी होगी वो त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, मतलब दोनों का जो त्रिज्या होगा उसके योग के बराबर होगा। तो बताइए, त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, फिर से समझिएगा, त्रिज्या इस वृत्त का यहाँ से यहाँ तक और इस वृत्त का यहाँ से यहाँ तक। अब कहता है कि इस केंद्र और इस केंद्र के बीच की दूरी, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों के योग के बराबर है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा आ रहा है, ऐसा तो बनेगा नहीं वृत्त। तब वृत्त बनेगा कैसे? तो वृत्त बनेगा दोनों एक दूसरे के साथ सटा हुआ, जैसे इस प्रकार से बनेगा ये दो वृत्त। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिएगा, इस वृत्त का जो ये त्रिज्या है वो और इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो, ये दोनों आपस में मिला दिया जाए तो केंद्रों के बीच की दूरी हो गई कि नहीं? अब अगर केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना तो आपका क्लियर हो गया कि दो वृत्त बन गया। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचना है और स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो दोनों को टच करने वाला स्पर्श रेखा कितना होगा? तो सबसे पहला स्पर्श रेखा आप देखिए ऐसे जाएगा जो दोनों को स्पर्श करेगा। दूसरा स्पर्श रेखा देखिए यहाँ नीचे से आएगा जो दोनों को स्पर्श करेगा, और एक तीसरा स्पर्श रेखा इस तरह से आएगा जो वो भी दोनों वृत्त को स्पर्श करेगा। तो अब आप बताइए कि कितने स्पर्श रेखाएं दोनों को स्पर्श कर रही है? तो 3, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये। तो आप देखिए कि ऑप्शन सी में आपका 3 दिया हुआ है कि 3 स्पर्श रेखाएं होंगी जो उभयनिष्ठ होगी। तो आपका ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी में जो आंसर दिया हुआ है 3, वो बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 21 नंबर। इसमें कहता है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में, पहला ऑप्शन ए में दिया असमान है, बी ऑप्शन में दे दिया समान है, सी में दे दिया ए और बी दोनों, और डी में दे दिया सभी उत्तर सही हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, ऐसा बोला कि अगर कोई वृत्त है, तो मान लीजिए ये वृत्त है, इसके केंद्र से अगर समदूरस्थ जीवाएं खींची जाए, तो दो जीवा हम खींच रहे हैं जो समदूरस्थ है। मान लीजिए ये एक जीवा है और एक और जीवा ये है, और ये दोनों जीवाएं जो हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर हैं। जितना दूरी पर ये वाला जीवा है उतना ही दूरी पर ये वाला जीवा भी है। तो क्या ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी या अलग अलग माप की होगी, या फिर दोनों होगा, समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि सभी भी हो सकता है। तब उस कंडीशन में याद रखिएगा
ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी समान होती हैं दोनों जीवाएं। अब अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल अगला को, यानी अगला सवाल जो हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सॉरी 21 तो हो गया, 22 नंबर सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 22 नंबर सवाल में क्या कहता है, दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गोला के बारे में बात किया, याद रखिएगा। तो अगर गोले के बारे में बात किया है तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि गोला से रिलेटेड जो जो बातें कही गई है उसके बारे में समझिए। यहाँ पे बोला कि आयतन, मतलब दो गोले हैं और दोनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो पहले दोनों गोला का आयतन का अनुपात लिखिए। तो दोनों गोला का अगर आयतन का अनुपात लिखें तो दोनों का सूत्र क्या होगा, उसके लिए पहले सबसे पहले विचार करते हैं उस सूत्र पर। तो याद रखिएगा, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ जो आर है उसको हम R1 बोलते हैं क्योंकि हमारे पास दो गोले हैं। तो पहले गोले का जो त्रिज्या होगा उसको R1 बोलेंगे और दूसरा जो त्रिज्या होगा उसको R2 बोलेंगे। अब ये तो पहला गोला का हुआ। अब दूसरे गोले का भी होगा 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा, लेकिन यहाँ पे R2 का क्यूब हम करेंगे और बराबर में इसका अनुपात आपके पास दिया हुआ है कितना, 8/27 यही दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ ये आप देख सकते हैं 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास R1 का क्यूब बच गया और बट्टा में R2 का क्यूब बच गया, R2 का क्यूब। अब थोड़ा सा समझने की बात है कि यहाँ आ गया 8/27। अब समझिएगा, यहाँ अगर इधर हम बात करें R1/R2 का क्यूब, तो बराबर में यहाँ कितना है 8/27। अगर इसी को हम ऐसा लिखना चाहें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, अगर हम लिखें R1/R2 और ये जो क्यूब था उसको बराबर के उस तरफ ले जाएं, मतलब क्यूब को हटाएं तो इस तरफ यानी बराबर के उस तरफ आपका क्यूब रूट हो जाएगा, यानी घनमूल निकालना पड़ेगा किसका, 8/27 का। अगर हम इसका घनमूल ज्ञात करते हैं तो R1/R2, सॉरी बड़ा R लिखा जा रहा है, हाँ समझिएगा, R1/R2 बराबर क्या आने वाला है, जब 8 का क्यूब रूट निकालिएगा तो होगा 2 और 27 का क्यूब रूट निकालिएगा तो हो जाएगा 3। अब बताइए R1 बराबर 2 आ गया, R2 बराबर 3 आ गया, तो R1 और R2 जब निकल गया तो दोनों का क्षेत्रफल तो आसानी से निकल सकता है और दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके उसका अनुपात कर देंगे, काम हो जाएगा। तो अब हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा यहीं पे हम आपका बना दे रहे हैं, कहीं एक जगह यहीं पे बना दे रहे हैं। देखिएगा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है किसका, गोला का। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr² है तो R1 का स्क्वायर करना होगा बट्टा 4πr2 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो R1 है कितना 2, तो 2 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3×3 9, यानी 4:9 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 4:9 किसमें दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप इस लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकें कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है आसानी से। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न का। तो अगले प्रश्न को हल करने के लिए आपको हमें इसको मिटाना पड़ेगा, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अगला सवाल आपके सामने हम रखेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, यानी 23 का। कहता है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या है।
तो ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला और दिया उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, बात एक ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह करके दिया है, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वास्तव में है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर में दे दिया 144 पाई, यही दिया हुआ है। अब इसी को हमको हल करना है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये कटेगा। 4 से जब काटिएगा तो 4 तिया 12, बच गया 2 और 4 छक 24, 36 बार में कट जाएगा। तो r² बराबर 36 है। तो r अगर निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और रूट मतलब 36 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 6। तो r बराबर हमारा क्या आ गया? 6। तो कहाँ है r बराबर 6? ऑप्शन ए में, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर 25 को। इसमें कहता है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है? तो याद रखिएगा, चित आने की प्रायिकता कहे या पट आने की प्रायिकता कहे, आपका 1/2 ही होता है उसका प्रायिकता। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी ऑप्शन बी में आपका क्या दिया हुआ है? 1/2। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर हम कैसे कहें कि वो 1/2 ही होगा। तो चलिए आपको हम बना करके समझाते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, सिर्फ ऑप्शन टिक कर लेना ही बहादुरी नहीं है, उसको समझ करके टिक करना बहादुरी है। क्योंकि हो सकता है कि अभी तो चित और पट वाला दे दिया, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न भी दे तो क्या आप उसको हल कर पाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। चलिए आइए समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला क्या, उसको सुनिए। सबसे पहला बात कि अगर एक सिक्का को उछाला जाएगा तो क्या क्या मिल सकता है। तो सिक्का को जब उछालते हैं तो एक ठो हेड आ सकता है और दूसरा टेल आ सकता है, मतलब एक टेल आ सकता है और एक हेड आ सकता है। तो आखिर टोटल कौन, मतलब कितने घटना आ सकती हैं? तो 2 घटनाएं आ सकती हैं, मतलब कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 2। या कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो हमारे पास कुल परिणामों की संख्या, ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, इसके जगह पे आप ऐसे लिखें, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या आपका कितना, क्या क्या आ सकता है? तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसका मतलब कि हेड और टेल दोनों आ सकता है। इसका अर्थ ये है कि इसमें कुल परिणामों की संख्या आपका 2 है। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि संभावित परिणामों की संख्या क्या है, यानी चीट आने की संभावना क्या है। तो चीट आने की संभावना अगर बोले, चीट आने की संख्या या फिर संभावना भी आप बोल सकते हैं। तो संख्या कितना? एक, क्योंकि एक ही चीट ना आएगा, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, तो एक चीट आएगा और एक पट आएगा। अब बताइए कि अगर हमसे पूछा जा रहा है कि चीट आने की प्रायिकता क्या है, तो उस कंडीशन में जो संभावित परिणाम या चीट आने की संख्या होती है, प्रायिकता अगर हम निकालते हैं, तब प्रायिकता बराबर हम सूत्र जानते हैं, चित आने की संख्या ऊपर और कुल परिणामों की संख्या नीचे। तो 1/2 आपका बिल्कुल सही उत्तर था, जो आप सामने देख सकते हैं कि 1/2 आपका मान दिया हुआ है। अब बात करते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल 25 नंबर में कहता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिख सके। चलिए, तो 25 नंबर सवाल में कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न का, यानी प्रश्न संख्या 26 का। इसमें कहता है एक पासा को उछाला जाता है
तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो याद रखिए, अब यहाँ फिर से एक अलग सवाल आ गया। अगर आप तरीका नहीं जानिएगा तो पक्का गलती कीजिएगा। यहाँ भी आप याद रखिएगा कि इसका भी जो वैल्यू होगा वो आएगा 1/2 ही, लेकिन 1/2 आएगा कैसे ये जानना जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें एक पासा को जब उछालिएगा तो उछालने के बाद आ क्या क्या सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, यही आ सकता है। अब आपसे क्या बोला गया उस पर विचार कीजिए। यहाँ बोला गया सम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें सम संख्या है कौन कौन, 2, 4 और 6, यही है। अगर आपसे पूछ रहा है प्रायिकता, अब आपसे पूछ दिया प्रायिकता किसका, तो बोला कि सम संख्या आने का। तो सम संख्या इसमें है कै गो, वो लिखाएगा ऊपरे। सम संख्या 3 गो है, इसीलिए 3 ऊपर। और टोटल कई गो था, टोटल था 6 गो, तो लिखेंगे नीचे 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, प्रायिकता आ गया 1/2 जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। इसी तरह से आप बनाइए, अलग अलग सवाल बना बना करके उस समझने का प्रयत्न कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसी बातें नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। यानी ये एपी में दिया हुआ है, और अगर एपी में है तो इसका मान क्या होगा, किसका, x का। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम इजी वे में समझाते हैं आपको, कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप बताइए कि जो डी निकालते हैं वो हर कंडीशन में बराबर होता है कि नहीं, तो हाँ होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हम बात करें a1 का, तो a1 बराबर वास्तव में है क्या, जो यहाँ दिया हुआ है x + 2। चलिए a1 बराबर हो गया x + 2। अब बताइए a2 बराबर क्या है, तो दूसरा वाला क्या है 3x, तो a2 बराबर हो गया 3x। अब बात करेंगे a3, तो a3 बराबर क्या आ गया, a3 हमारे पास 4x + 1। अब नियम ये कहता है कि a2 में से a1 को घटा दीजिए या a3 में से a2 को घटा दीजिए, मान जो आएगा वो सेम आएगा। अगर एपी में होगा तब, तो एपी में तो दिया हुआ है समांतर श्रेणी कहाँ है, तो हमको वही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2 के। अब चलिए वैल्यू पुट करना है, तो a2 का वैल्यू है कितना, तो a2 का वैल्यू देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने। a2 का वैल्यू देखिए 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस a1 का वैल्यू क्या है, तो a1 का है x + 2, पोस्ट में करके लिखिएगा x + 2, और नहीं तो यहीं पे लोग कंफ्यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आगे हमारे सामने a3 कितना है 4x + 1, और माइनस का चिन्ह देकर के a2 हमारे पास है 3x, तो लिखेंगे 3x। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर इसको इसके बारे में हम बात करें कि अब इसके आगे क्या होगा, तो देखिए आप यहाँ 3x लिखिए, ये माइनस जो है वो अंदर चला जाएगा, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस में कर देगा और माइनस वाले को प्लस में। तो आप देखिए यहाँ जो +2 था वो अब क्या हो जाएगा, -2 में परिवर्तित हो जाएगा, -2 में बदल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि माइनस और प्लस मिलकर के -x हो गया, माइनस प्लस माइनस होकर के 2 हो गया। अब बराबर में आइए, जब बराबर के इधर चलिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपना फिगर को, क्योंकि कट रहा है, कटना अच्छी बात नहीं। चलिए अब यहाँ समझते हैं, यहाँ बोला बराबर के उस तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गया 4x + 1 और -3x, जो था वही सेम टू सेम उतार दिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ 3x प्लस में और x माइनस में दोनों जब घटेगा, 3x में से 1x जाएगा तो बचेगा 2x, तो ये आपका हो गया 2x माइनस में 2 बराबर, यहाँ आइएगा 4x प्लस में और 3x माइनस में जब घटेगा, 4x में से 3x को माइनस कीजिएगा, केवल x बचेगा और प्लस में आ जाएगा 1। अब इसको कुछ नहीं करना, x वाले को एक तरफ कीजिए, बिना x वाले को एक तरफ कीजिए, तो 2x में से x को माइनस करेंगे क्योंकि प्लस में है, बराबर के उस तरफ जब इस तरफ आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। बराबर के उस तरफ 1 था, जब बराबर के उस तरफ जाएगा ये 2, तो माइनस में था इस तरफ, जब उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा।
जब घटाएंगे तो 2x में से 1x घटेगा तो बचेगा x बराबर 2 और 1 जोड़ने के बाद 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो x का वैल्यू आपसे पूछा गया था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू ऑप्शन सी में आप देखिए 3 दिया हुआ है और हम लोग जो निकाले हैं वो भी हमारा 3 आया है, इसीलिए ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल को बनाने से पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा। सीताराम 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 कहिए जाए बिदरा तेरा चलिए अब देखते हैं 28 नंबर सवाल को। कहता है यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह मान क्या होगा? ऑप्शन ए में दे दिया 12, बी में दे दिया 13, ऑप्शन सी में दे दिया 14 और डी में दे दिया 15। देखिएगा एकदम इजी है, बिल्कुल इजी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा उसको समझिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये जितना भी आपको आंकड़ा दिया गया है ना, उन सभी आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए नियम है कि सभी आंकड़ों को जोड़ करके और जितना उसका संख्या है उससे भाग कर दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, डायरेक्ट बनाते हैं हम आपके सामने। जैसे 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 8 है तो 8 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 9 है, 9 भी लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर x दिया हुआ है, x लिखेंगे, फिर प्लस। 13 है तो 13 लिखेंगे। अब सभी आंकड़े खत्म हो गए, बट्टा में कितना लगाना है, जितने आंकड़े हैं उतना बट्टा में लिखना है। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 है तो 5 है तो 5 लिखेंगे। अब इससे जो माध्य निकलेगा वो कितना है, तो यहाँ पे माध्य आपका दिया हुआ है 10, तो बराबर में हम लिख लेंगे माध्य के रूप में 10। अब इसको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, बट्टा में लिखेंगे 1। अब तिरछा गुना करने का प्रयास कीजिए या फिर जोड़ घटाव करना है तो कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 6 है उसको 6 और 8 ये दोनों को जोड़िए, 6 और 8 14, 14 और 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 23, 23 में जब 13 जोड़िएगा तो 23 और 10 33 हो जाएगा और 33 और 3 36 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आ गया 36 प्लस x और बट्टा में 5 और बराबर में 10/1। जब तिरछा गुना कीजिएगा अब तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस x, क्योंकि 36 प्लस x से 1 में गुना करेंगे तो 36 प्लस x ही होगा और बराबर में हो जाएगा 10 पचे 50। अब अगर हम x का मान निकालना चाहें तो 50 में से माइनस करना पड़ेगा 36 को, क्योंकि 36 जो है वो बराबर के इस तरफ प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, x बराबर आपके सामने है। 50 में से 36 खर्च करना है, यानी 50 में से 36 घटाना है। तो 50 में से 36 जब घटाइएगा तो आएगा आपका 14। यही x का जो वैल्यू आ गया 14, यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में 14 दिया हुआ है। देखिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी में आपका 14 दिया हुआ था। अब आगे बात करते हैं अगले सवाल का। चलिए तो अब अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल 29 नंबर, इसमें कहता है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। सबसे पहली बात तो बहुलक कहते किसको है, तो जो सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो अब देखिए इसमें 2 सबसे अधिक बार आया है, 1 2 3 बार, और कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 बार या उससे ज्यादा बार आई हो। इसीलिए जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो अधिक बार आया है 2, इसीलिए आपका बहुलक हो गया 2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न का, 30 नंबर सवाल। इसमें कहता है 8, 7, 12, 15, 10, 9, की माध्यिका होगी। अब माध्यिका हमको पता करना है। तो माध्यिका पता करने के लिए आपको सबसे पहले या तो आरोही क्रम में सजाना होता है या फिर अवरोही क्रम में सजाना होता है इसको। तो चलिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले आपका सबसे छोटा संख्या क्या है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। इसके बाद क्या आएगा तो 8, लिखेंगे 8।
इसके बाद क्या है 9, सबसे पहले 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 9 के बाद आपका क्या आने वाला है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और 10 के बाद क्या आएगा 11, तो लिखेंगे 11। अब 11 के बाद 12 आएगा, कॉमा दे करके लिखेंगे 12, और 12 के बाद फिर कौन आ जाएगा 15, तो यहाँ पे लिखिए 15। अब इसमें जो भी बीच वाला संख्या होगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। तो 3 इधर गया और 3 इधर गया, दोनों तरफ से 3 3 चला गया, तो बीच में आपका क्या मिल गया 10, जो बीचों बीच है वही आपका माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, तो माध्यिका आपका कितना आ गया 10। तो ये जो आप ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन ए वही माध्यिका है, तो माध्यिका आपका कितना आ गया 10, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो सब आपका क्लियर हो गया, और जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो अब हम अगले दिन या अगले क्लास में आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। 30 से आगे जितना भी क्वेश्चन है वो सब अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।